गुजरातियों के तो खून में है बिजनेस, क्योंकि वो उसके बिना रह ही नहीं सकते, धंधा तो करना है। तो लोग सोचते हैं बीटेक के बाद यार चलो इंजीनियरिंग हो गई है, अपना जॉब कर लेते हैं, सिक्योर है लाइफ। यू चूज्ड एमबीए, तो वहाँ पे क्या चैलेंजेस आपको लगे? ओके, स्टार्ट कर लो आप बिजनेस, बट आप एक काम करो, प्रूव करके दिखा दो कि आप बिजनेस कर सकते हो। What was that source of motivation for you कि यार मुझे बिजनेस ही करना है? चलो खून में है अलग बात है, बट एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन भी होता है, अंदर से कुछ आता है कि यार नहीं, मैं इनसे इंस्पायर हूँ या उससे इंस्पायर हूँ। आईटी इंडस्ट्री ने कितना बड़ा चेंज हिंदुस्तान को दिया है। देखो, मैं एक बात बोलती हूँ, पब्लिक को ऐसा लगता है ना कि भाई ये फेक बता देंगे, ये कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा पॉसिबल नहीं। आजकल ना इंडिया के अंदर स्टार्टअप का कल्चर बहुत बढ़ गया है। तो जो नए लोग जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, एक नया बिजनेस बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? हेलो दोस्तों, वेलकम वंस अगेन हमारे पॉडकास्ट में। और आज का जो पॉडकास्ट है एक ऐसी शख्सियत के साथ है जो एक परफेक्ट एग्जांपल है कि एक औरत चाहे तो कुछ भी कर सकती है। हमारे समाज में औरतों को हमेशा दरकिनार किया गया है और ये कहा गया है कि औरतें ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर लेंगी, उनको तो घर संभालना है, बच्चे संभालने हैं, झाड़ू पोछा करना है। लेकिन ऐसा नहीं। आज हमारे साथ जो है मेघना हर्षित है। ये गुजरात से है और एक आईटी कंपनी की फाउंडर है। और ये मिसाल है हर उस औरत के लिए जो अपने जीवन में कुछ करना चाहती है। एक प्रोफेसर से लेकर एक आईटी कंपनी के फाउंडर बनने का सफर, और आज 2 अलग अलग देशों में इनकी कंपनीज चल रही हैं। साउथ अफ्रीका से ऑलरेडी कोलैबोरेशन हो चुका है। नेक्स्ट मंथ मोस्ट प्रोबेबली ये लंदन में भी अपना सेटअप करने जा रही है। तो एक औरत चाहे क्या नहीं कर सकती। जो मिसाल हमने सुनी थी रानी लक्ष्मीबाई की, जो मिसाल हमने सुनी थी दुर्गाबाई की, जो मिसाल हमने सुनी है कंगना रनौत की, जो मिसाल हमने सुनी है, और भी बहुत सारी ऐसी लेडीज की जिन्होंने वाकई इस समाज को पीछे छोड़कर, इस समाज की जो उसूल है, जो नियम है, कायदों को पीछे छोड़कर, तोड़कर बोला है कि हम साथ खड़े होकर के बहुत कुछ कर सकते हैं, हमें मौका तो दीजिए। लेकिन साथ में बात यह भी है कि हम और आप मौका देने वाले कौन होते हैं। हर एक इंसान की अपनी जिंदगी है, उसको फैसले लेने का अधिकार है, उसको अपना जीवन जीने का अधिकार है। कोई कुछ भी चाहे कुछ भी कर सकता है, क्योंकि ये देश आजाद है। चलिए आपको मिलवाते हैं मेघना हर्षित जी से, जो आईटी कंपनी की फाउंडर है। हेलो मैम, नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? बस एकदम बढ़िया, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। आई एम वेरी प्लीज्ड टू हैव यू ऑन माय शो। और बहुत अच्छा लगा सुनकर कि आपने इतना अच्छा अचीव किया हुआ है, इतना सब कुछ किया पिछले 8-9 सालों में। So how has the journey been? Journey. Wow, it's an interesting question for me. Actually, I have to complete Bachelor of Engineering plus MBA. Okay. उसके बाद मेरी लाइफ की जो फर्स्ट जॉब रही है एज अ लेक्चरर इन इंजीनियरिंग कॉलेज, इट्स अ डिप्लोमा कॉलेज EY दादाभाई पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज इन गुजरात। Yes. तो मेरी जर्नी वहां से स्टार्ट हुई थी। बाय कास्ट हम लोग राजपूत है, तो मतलब प्रोफेसर मेरे लिए बहुत बड़ी पदवी थी कि भाई अच्छा है, प्रोफेसर है, ये है वो। तो वहां से मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की थी। बट एक बचपन से सपना था, पता नहीं मतलब गुजराती में रहता है ना, धंधो तो करवो छे। मुझे बचपन से था, मुझे ऐसा नहीं था कि मतलब क्या है बिजनेस, क्या है क्या नहीं, आई डोंट नो। क्योंकि आपको मैं मेरा एजुकेशनल जर्नी बताऊं, 1st to 7th मेरा गांव की स्कूलों में जो प्राथमिक शाला रहती है उसी में गया। और वो नेटिव लैंग्वेज में 8th स्टैंडर्ड में भी मेरा खुद का इंग्लिश में नाम लिखना सीखी थी। ओह माय गॉड। और वहां से मेरी जर्नी मैंने स्टार्ट की है। बट ये पहले से था कि कुछ तो करना है लाइफ में डिफरेंट। लेकिन जब आपने ये फैसला लिया कि मुझे एक एंटरप्रेन्योर बनना है, सो वहाँ पे क्या चैलेंजेस थे? फैमिली ने क्या कहा, आपके पेरेंट्स ने, हस्बैंड ने? मेरे फैमिली में पहले मैं बताऊं कि जैसे ही मेरा एजुकेशन खत्म हुआ, मैंने घर में भी अप्रोच किया था कि मुझे बिजनेस करना है। तो एज अ राजपूत फैमिली मेरे घर में से मुझे आंसर मिला था, आपसे शादी कौन करेगा, बिजनेस करोगे। ऐसा क्या होता है? Okay? ऐसा क्या होता है? मतलब ये आंसर मिला था। तो तब जाके मतलब ऐसे पेरेंट्स के अगेंस्ट, मतलब फैमिली के अगेंस्ट जाके कुछ करना नहीं था। तो सारे सपने वाइंड अप करके खत्म कर दिया, कुछ नहीं करना है, मतलब जो प्रोफेसर है वही जर्नी स्टार्ट करने दो। उसके बाद मेरी एंगेजमेंट हुई, मतलब ऐसे एक साथ से उन लोगों ने भी वही जान के एंगेजमेंट किया कि प्रोफेसर है लड़की तो अच्छी पोस्ट पे है, सब कुछ है। तो मेरे प्रोफेसर की जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद एंगेजमेंट हुई, शादी हुई, धीरे धीरे शादी की लाइफ स्टार्ट हुई। तो जो मेरे हस्बैंड है उनको धीरे धीरे मैं जानने लगी, एंड वो एक डिफरेंट पर्सन लगे मुझे कि भाई खुद की जिंदगी शांति से जी, वैसे बंदे लगे। जो टिपिकल राजपूत नेचर रहता है उनका वैसा नेचर नहीं। ही इज अ वेरी सपोर्टिव गाय। तो मैंने पहले तो स्टार्टिंग में एक डर भी रहता है, बोलूं कि नहीं बोलूं, क्या बोलूं।
क्योंकि वही सीखा है ना, हमारी कंडीशनिंग वैसी हुई है। कंडीशन मतलब जब मेरी खुद की फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया है तो नई फैमिली में जाके तुरंत बोलना इट्स नॉट इजी फॉर मी। यस राइट। तो मैंने पहले तो उनको थोड़ा जाना कि भाई कैसे करेगा, उसके बाद मैंने मेरे हस्बैंड से स्मार्टली हैंडल किया कि भाई आई एम इंटरेस्टेड इन बिजनेस, और उन्होंने बहुत पॉजिटिवली मुझे आंसर दिया कि आपको करना है, आपका ड्रीम है तो आप कर सकते हो। परफेक्ट। मैंने बोला वाओ, मतलब दैट डे मेरे लिए बहुत शॉकिंग डे था, वाओ। बट यस, उनकी भी एक कंडीशन थी कि भाई एक बेबी प्लानिंग खत्म कर लो, बच्चा हो जाए, उसके बाद एक फैमिली लाइफ सेटअप हो जाए, उसके बाद यू विल डू योर बिजनेस। उसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। गुजरातियों के तो खून में है बिजनेस, क्योंकि वो उसके बिना रह ही नहीं सकते, धंधा तो करना है। धंधा तो कर, अरे मैं आपको बताऊं ना, जब मैं गांव में थी ना, मतलब गांव वाली स्कूल रहती है ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते। नहीं, मैंने इमेजिन नहीं, मैं पढ़ा हूँ वहाँ पे। वही है, तो इससे ज्यादा मतलब मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी। तब से मुझे था कि बिजनेस ही करना, मतलब कुछ करना है लाइफ में डिफरेंट। आपने पहले बीटेक किया, यस, देन यू वेंट फॉर एमबीए, बट ये थोड़ा सा दोनों ही ना स्ट्रीम अलग है, क्या है ना, जैसे बीटेक करने के बाद आपने टेक्नोलॉजी को समझा, ठीक है, फिर आपने एमबीए किया, वहाँ पे पूरा बिजनेस है, तो लोग सोचते हैं बीटेक के बाद यार चलो इंजीनियरिंग हो गई है, अपना जॉब कर लेते हैं, सिक्योर है लाइफ, यू चूज एमबीए, तो वहाँ पे क्या चैलेंजेस आपको लगे? चैलेंजेस क्या लगे ना, टेक्निकल मेरा कोर था ही नहीं, मेरा बैक ऑफ माइंड आई वांट टू डू द बिजनेस, वो ही था मुझे। That is why you went for MBA. Yes. अभी वो टाइम पे मतलब ऐसे फैमिली से बहस करना, ये वो कैसा रहता है ना, अपने फैमिली बैकग्राउंड में ऐसा रहता है, मेरी बेटी डॉक्टर नहीं या बेटा डॉक्टर नहीं तो इंजीनियर तो बनेगा ही बनेगा, मतलब वो टैग होना चाहिए। आपको पता है मतलब अभी भी मेरा जॉइंट फैमिली है इन माय साइड, माय फादर साइड, और वहाँ पे मतलब हम लोग 8 brothers sisters है, cousins मिला के। I have only real one brother, but हम लोग 8 brothers sisters सारे डॉक्टर हैं। Oh my God. And you are the only one जो businesswoman बन गए। हाँ, मतलब हमारे दोनों साइड फैमिली में दूर दूर तक कोई बिजनेसमैन नहीं। और वो 7 भाई बहन मिलकर के जो कर रहे हैं वो अकेले आप कर दे रहे हैं। That's wonderful. That's तो सारे डॉक्टर इंजीनियर हैं, तो घर में so being a mom and alongside that आप एक वर्किंग वुमेन भी है, so ये कितना चैलेंजिंग होता है अपने बच्चे को टाइम देना, संभालना, और साथ में बिजनेस भी जब आप शुरू करते हो, बच्चे के बाद आपने शुरू किया, बच्चा भी धीरे धीरे ग्रो हो रहा है और बिजनेस भी बच्चा ही होता है when you start that, तो उन दोनों को संभालने में किसको ज्यादा प्रायोरिटी देना होता था? प्रायोरिटी मेरे लिए इनिशियल जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरा बिजनेस भी मेरा बेबी ही था, और मेरा रियल बेबी तो मेरी जान थी, मतलब वैसे। तो वो टाइम पे मेरी सिचुएशन कैसी थी, जब मेरा बेटा हुआ उसके बाद ऑलमोस्ट 1.5 to 2 years आई एम एंजॉयिंग ओनली मदर, और उसके बाद मेरा फिक्स था कि करना है तो बिजनेस करना है, अदरवाइज लाइफ टाइम हाउसवाइफ बन के लाइफ एंजॉय करनी है। हाँ, तो हस्बैंड करेंगे, है ना? हस्बैंड करेंगे। तो ये मेरा फिक्स था कि मुझे और कुछ नहीं मतलब करना है, जॉब तो मुझे करना ही नहीं है। तो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, तब मेरा बेबी भी छोटा था, मतलब 1.5-2 साल का हुआ, तब तक आई एम एंजॉयिंग टोटली मदर। इनिशियली तो आपने शायद इवेंट मैनेजमेंट का भी किया। Yes, exactly. स्टार्टिंग में मेरा फर्स्ट जो बिजनेस था, जब मेरा बेटा 2 साल का हुआ, तब मैंने हस्बैंड को बोला कि भाई अभी मैं बिजनेस स्टार्ट करूँ क्या? हस्बैंड ने बोल तो दिया था आप कर सकते हो, बट दैट टाइम उनके लिए भी चैलेंज ही था ना, मतलब ऐसे भाई कल उनके फेलियर हुआ, बच्चा छोटा है, फैमिली क्या बोलेगी, उनके लिए भी बहुत बड़ी चैलेंज थी, और वो भी रॉन्ग नहीं है, राइट? क्योंकि बहुत सारी फैमिली में कोई है ही नहीं बिजनेस में। तो ओके, उन्होंने मुझे बोला, एक चैलेंज दिया कि ओके स्टार्ट कर लो आप बिजनेस, बट आप एक काम करो, प्रूव करके दिखा दो कि आप बिजनेस कर सकते हो। ओके, मतलब एक स्टेप आप लीजिए और डू समथिंग एंड मेक अस बिलीव। यस, एग्जैक्टली। तो पहले मैं शादी के बाद हम लोग पुणे शिफ्ट हो गए थे, तो पुणे जैसे ही गई ना, मैंने प्रोफेसर की जॉब छोड़ के मैंने एप्को में जॉब स्टार्ट की थी, एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव स्टार्ट किया था। विदिन 2.5 years में आई एम अ जर्नल। तो वो जर्नी भी मेरी बहुत इंटरेस्टिंग थी। तो वहां पे सारे जो कॉर्पोरेट इवेंट्स होते थे ना, वो मेरे ही यहाँ से पास होके जाते थे कि भाई कॉर्पोरेट इवेंट्स करना है ये। तो मेरे माइंड में वही ख्याल आया कि भाई विदाउट मनी, हस्बैंड ने बोला था कि प्रूव करके दिखा दो, विदाउट मनी, विदाउट नथिंग, मतलब कुछ भी। इट्स वेरी चैलेंजिंग। आप इनिशियली तो आपको कुछ ना कुछ तो इन्वेस्ट करना होता है। देयर आर 3 थिंग्स टू मेक बिजनेस। आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको पैसा देना पड़ेगा और अपनी एनर्जी देना पड़ेगा। मेरे पास टाइम था,
एनर्जी थी, बट मुझे प्रूव करना था। ऐसा नहीं था पैसे नहीं थे, बट मुझे प्रूव करना था, प्रूव करके दिखा दो। ठीक है, वही टाइम पे मुझे एक ही चीज मतलब रात को, ये हमारी बात हुई थी रात को 12 बजे, मुझे अभी भी टाइम याद है 12 बजे। और दैट टाइम मैंने सोचा था कि क्या कर सकते हैं, तो वो टाइम पे मैंने सोचा था कि इवेंट इज द बेस्ट इजीएस्ट सोल्यूशन। बेस्ट थिंग तो नहीं रहेगी, बट इजीएस्ट सोल्यूशन कि भाई उसमें हम लोग कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि भाई कॉर्पोरेट इवेंट्स में, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने कंपनी का एक कॉर्पोरेट इवेंट लिया। वो टाइम पे 32,000 में मैंने लिया था। आई नो, मतलब माय बिजनेस फर्स्ट अर्निंग 32,000 में से मैंने 14,000 का प्रॉफिट निकाला था। उसके बाद मैंने कंपनी रजिस्टर्ड करवाई और वेबसाइट वालों को बोला कि आधा पेमेंट मैं अभी करूंगी, आधा बाद में करूंगी। And then later on you switched to fashion industry also. Yeah. उसके बाद मैंने हस्बैंड को बोला देखो मैंने स्टार्ट कर दिया। हस्बैंड बोले ओके। उसके बाद बोला यार मैं इतने छोटे काम के लिए तो नहीं बनी हूँ, मतलब ऐसे छोटे कॉर्पोरेट इवेंट। हस्बैंड को लगा था मतलब ऐसे कि बर्थडे पार्टीज ही होती रहेगी, मतलब लगी रहेगी, उनको बिजनेस करना है होती रहेगी। मैंने बोला यार ऐसे छोटे काम के लिए तो हम नहीं बने हैं। उसके बाद 2 महीने सोचा कि भाई 2 महीने में जितने हुए उतने इवेंट्स किए। उसके बाद 2 महीने के बाद सोचा कि क्या किया जाए। मैंने बोला फैशन इंडस्ट्री में जाना चाहिए। अभी फैशन इंडस्ट्री का एफ भी नहीं पता है कि क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि कोई टच ही नहीं है। बैकग्राउंड वैसे भी नहीं, कहीं से भी नहीं है फैशन इंडस्ट्री का। और मैं खुद भी फैशन में इतनी बिलीव करती नहीं, तो मुझे फैशन इंडस्ट्री में था नहीं। मैंने हस्बैंड को बोला, मैंने बोला कि फैशन इंडस्ट्री में मुझे जाना। बोले अभी आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, अभी 2 महीने में आपको फैशन इंडस्ट्री में जाना है। तो वापस उन्होंने मुझे एक चैलेंज दे दिया, जाना है ना? मैंने बोला हाँ। तो बोले एक फैशन शो करके दिखा दो अपने तरफ, give you 4 months. But it was already related to that your existing business. I mean event planning में भी ये event ही है। आप एक फैशन शो अगर करने वाले हो, that is a part of event. That is a part of event, but this is the industry was different. Industry was different, yes. Right. आपको मॉडल्स ढूंढने हैं, आपको फैशन को समझना होगा, अपग्रेड लेवल अप हो जाता है। Exactly. तो हस्बैंड ने बोला 4 months में एक इवेंट करके दिखा दो फैशन शो में। He was more like pushing you to do that. कि टारगेट दे दिया, टाइम दे दिया। ऐसा बोलते हैं ना लियो वाले, बेसिकली आई एम फ्रॉम लियो, तो लियो वालों को चैलेंज दे वो पूरा करते। और दूसरा ये भी अपत्ति अच्छा चैलेंज, ठीक है भाई इनको तो दिखाना ही है, इनको तो दिखाना ही है। तो वैसा हुआ था, मतलब ऐसे। तो मैंने 4 months का उन्होंने मुझे बोला था, मैंने 2.5 months में बांद्रा एंड्रॉय ऑडिटोरियम, बांद्रा वेस्ट में एंड्रॉय ऑडिटोरियम मुंबई में, वहां पे मेरा फर्स्ट फैशन शो हुआ। That is amazing. उसके बाद हस्बैंड हार्ड जॉब। How much you earn from that? And from that I'm only 80,000. उस इवेंट से आपने कमाया? Only 80,000. But it is a good process. मतलब आपने जो खुद को अपग्रेड किया, पहले 14,000 रुपए आपने कमाए, 14 के बाद सीधा आप 80 पे पहुंचे, तो यहाँ तो रुकने का। बीच में मैंने छोटे इवेंट्स किए थे, बर्थडे पार्टीज एंड ऑल। That time I'm earning 10,000, 12,000. Believe it, मतलब इतना भी मैंने कमाए थे। नहीं, it's not wrong। आप 10 साल पहले अगर आप शुरुआत करते हैं और एक इवेंट आपको 10-20 हजार रुपए दे दे, it's a good thing। Exactly. आज भी हिंदुस्तान के अंदर 70-80% लोग ऐसे हैं जो 12-14 हजार रुपए पर मंथ कमाते हैं और अपना परिवार चलाते हैं। Exactly. मैं ऐसा सोचती हूँ कि काम करोगे ना तो मनी तो आने ही। What was that source of motivation for you कि यार मुझे बिजनेस ही करना है? चलो खून में है अलग बात है, बट एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन भी होता है, अंदर से कुछ आता है कि यार नहीं मैं इनसे इंस्पायर हूँ या उससे इंस्पायर हूँ, मुझे इसलिए करना है। मैं आपको बताऊँ, मैं किसी से इंस्पायर नहीं, ये मेरा खुद का इंस्पिरेशन है कि मुझे खुद ही कुछ अलग लेवल पे करना है, अपना नाम बनाना है। मतलब मुझे पहले से था कि आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट। So then how you entered in IT sector? क्योंकि आज आप इन सब से निकलने के बाद आप IT में हो, रोबोटिक्स में काम कर रहे हो, ब्लॉकचेन को लेकर के आना चाहते हो, so how you entered? IT सेक्टर में देखो, मेरा ड्रीम एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने का था, और आपको भी पता है कि इवेंट इंडस्ट्री से वो फुलफिल नहीं हो सकता है, इट्स अ रियलिटी। और मुझे एक रिवॉल्यूशन चाहिए था वर्ल्ड में कि जो आप कर रहे हो उसे एक सीख मिले वर्ल्ड को, कुछ
मैसेज जाए, वो मेरा मोटिव था। और इंडिया के अंदर इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी का बात होता नहीं था, क्योंकि हमारे जो टॉप माइंड्स थे ना, उसको फॉरेनर्स हायर कर लेते हैं। एग्जैक्टली हाँ। तो वैसे ही हो जाता है। तो तब से मुझे था कि मुझे एक मैसेज देना है कि कुछ रिवॉल्विंग करना है लाइफ में। तो उसके लिए इवेंट इंडस्ट्री मेरे लिए जो स्टार्टअप, और इवेंट इंडस्ट्री में मुझे ऐसा तो नहीं है, मतलब ऐसे मुझे अप डाउन्स भी बहुत आए, नुकसान भी बहुत हुआ, बहुत सारी चीजें मैंने झेली भी है। बिजनेस सेटअप करना इज नॉट इजी थिंग। काफी बार हम रोए भी है अकेले, काफी बार टेंशन भी इतनी हुई है, बहुत सारी चीजें हुई है। बट यस, मुझे करना तो डिफरेंट ही था, इसीलिए मेरा आईटी से, क्योंकि मेरा बीए था तो मुझे आईटी में पता तो था, और एमबीए किया हुआ है तो बिजनेस भी आता ही था। और मेन तो मेरा अंदर से बिजनेस था, तो मुझे बिजनेस करना था। सो मैम, नमाटेक की शुरुआत कैसे हुई? नमाटेक मुझे ब्लॉकचेन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग में एंटर होना था, उसी वजह से मेरा नमाटेक की शुरुआत हुई। उससे पहले मैंने रोबोटिक्स और कोडिंग में शुरुआत की आईटी में। Do you know how to code? Or do you have the team for that? I have team. Okay. Deeply I don't know. Okay. Okay. Processes you know. Processes I know, but deeply आप मुझे बोलोगे इसका पूरा कोडिंग करके बता दो, I don't know. Okay. It's a wonderful thing यार, मतलब आप एक विजन के पीछे इतना कुछ बड़ा कर जाते हैं। सर की एआई को आपको समझना था, एआई को लेकर के आना, तो what do you think एआई का इम्पैक्ट कितना बड़ा है ग्लोबल लेवल पे? देखो, आपको मैं सच बताऊं ना, आज की जो युवा पीढ़ी है वो टाइम के साथ नहीं चलेगी, खुद को अपग्रेड नहीं करेगी, तो उनके लिए बहुत चैलेंजेस आने वाले हैं। स्टिल आ रही है, स्टिल तो कुछ भी नहीं है, इट्स हार्डली 2 to 3%। बट नेक्स्ट 5 to 10 years में खुद को रिवॉल्व नहीं किया तो इट्स अ बिग चैलेंज। आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आपसे आप नोट कर लो, 15-20 साल के बाद एआई इतना डेवलप कर जाएगा कि किसी को अभी सपोज सबको शुगर होता है, डायबिटीज होता है, या कोई हेल्थ इंजरी होती है, कुछ भी है, तो वो टाइम पे एआई इतना एक्टिव रहेगा ना कि वहां पे ही सर्च करके आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, उसी के हिसाब से मेडिसिन भी मॉडिफाई होगी। अभी कोई भी इलनेस के लिए सेम मेडिसिन रहती है, राइट? हाँ। तो इतना डेवलप हो जाए। अभी भी एक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि अभी एआई ने एक महिला की जान बचाई है। क्या हुआ, वो सुबह खाना वाना खा करके बैठे, तो ऐसे उनको ना थोड़ा सा अनईजीनेस सा हुआ, तो उन्होंने चैट जीपीटी से पूछा कि मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उसने पूछा सामने से, आज सुबह आपने क्या खाया? उन्होंने बताया मैंने ये खाया। तो उसने थोड़ा सा एनालिसिस किया कि आपको अनईजीनेस कब होना शुरू हुआ, कितने टाइम बाद। उसने सब बताते रहा, वो चैट जीपीटी को बताती रही महिला। थोड़ी देर बाद उन्होंने बोला कि राइट नाउ कॉल एम्बुलेंस, आधे घंटे में अगर आप हॉस्पिटल नहीं पहुंचे तो आपको दिक्कत हो सकती है। उसने अवॉइड किया कि नहीं इट इज नॉट लाइक दैट। तो चैट जीपीटी ने अगेन बोला, पहुंच गया कि कॉल एम्बुलेंस, आपको अगर 1 घंटे में आप नहीं पहुंचे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। उन्होंने सोचा कि यार चलो चले जाते हैं, क्या इसको ऐसा फील हो रहा है। शी वेंट टू द हॉस्पिटल, शी मेट द डॉक्टर, एंड आफ्टर द डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट, डॉक्टर ने यही बोला अगर आप 1 घंटे बाद आते तो शायद बड़ी दिक्कत हो सकती थी। सो दिस इज हाउ एआई। एग्जैक्टली, देखो ह्यूमन को रिप्लेस कभी नहीं करेगा, इट्स अ रियलिटी। ह्यूमन है, मशीन है। एग्जैक्टली। बट टाइम के साथ आपको खुद को अपग्रेड तो करना ही पड़ेगा। एआई में शिफ्ट तो बहुत बड़ा आ ही रहा है, हम सब लोग जानते हैं, और ये बहुत बड़े लेवल पे इम्पैक्ट भी कर रहा है यूथ को भी, और ठीक है टेक्नोलॉजिकल लेवल पे भी, इंडस्ट्रीज में भी, हर एक इंडस्ट्री को, चाहे वो हेल्थ सेक्टर है, आईटी है, या फिर कोई भी सेक्टर है, और जिस सेक्टर में एआई शायद वो सेक्टर उतना अच्छे से ग्रो भी नहीं करेगा। आपको मैं एक एग्जांपल छोटा सा देना चाहूंगी जी, कि लाइफ में टाइम के साथ चलना बहुत जरूरी है। अभी आप एक एग्जांपल ले लो, एक टाइम पे हम लोग नोकिया का फोन यूज करते थे, राइट? वो छोटा वाला, बिल्कुल सबका बहुत फेवरेट फोन, और वो फोन की बैटरी भी इतनी अच्छी थी और बहुत अच्छा चलता था। उसका हार्डवेयर भी बहुत स्ट्रॉन्ग था मतलब। ओके, एक टाइम पे बहुत ही सबका फेवरेट फोन वैसा था, राइट? बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने खुद को अपग्रेड नहीं किया और मार्केट से गए। मार्केट सेम हैपेंड विद कोडैक, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं। एग्जैक्ट। और आपने देखा होगा जो ये नेटवर्किंग कंपनीज है, नेटवर्किंग के अंदर नेटवर्क, सिम मोबाइल नेटवर्क का जो आज जियो चल रहा है। हमने पहले सुना था डोकोमो, आपने पहले सुना होगा बीएसएनएल, कहीं नहीं चल रहा है, सबको खा गए क्योंकि उन्होंने अपग्रेड
किया खुद को। तो अपग्रेडेशन इज रिक्वायर्ड। कुछ भी हो जाए लाइफ में अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है, और टाइम के साथ चलना और अपग्रेड करते रहो, लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती है। पहले था कि भाई आपको डिग्री की जरूरत थी, अभी ऐसा नहीं है, आपको स्किल की जरूरत। सो रोबोटिक्स, एआई, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स फील्ड्स, मतलब बहुत इजी नहीं है, हर किसी को जल्दी से समझ में नहीं आते। और जो टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है उसको तो जल्दी से वैसे भी नहीं है। आप भी एक किसान परिवार से हैं, आपके फैमिली में आपके फादर साहब किसानी करते हैं, तो इन सब टेक्नोलॉजीज को चूज करने के पीछे का विजन क्या था आपका? विजन तो मेरा ये था कि लाइफ में कुछ तो डिफरेंट है, अभी डिफरेंट करना है तो फील्ड पे डिफरेंट ही चूज करने पड़ेगी। परफेक्ट। तो वही मेरा मोटिवेशन था कि मुझे कुछ तो अलग डिफरेंट एक लेवल पे करना है, और जो लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, आ रहे टाइम के साथ चलना है, उसी के साथ अपने को वही मेरा था, और कुछ। और आईटी इंडस्ट्री ने कितना बड़ा चेंज हिंदुस्तान को दिया है एज फार एज मॉनेटरी बेनिफिट्स आर कंसर्न। हमारी इकोनॉमी को क्या बेनिफिट हुआ है? बहुत सारा बेनिफिट हुआ है। देखो आप आईटी इंडस्ट्री ले लो, आज यूपीआई आ गया, एक ठेले वाले के पास भी यूपीआई, और एक मल्टीनेशनल कंपनी के पास भी यूपीआई। तो इट्स वेरी इजी, सब जगह पे आपको हार्ड मनी कैरी करके जाने की जरूरत नहीं, तो वो बहुत इजीएस्ट हो गया अपने। प्लस डॉक्यूमेंटेशन में आप ले लो, अभी मैं आपको बताऊं एक एग्जांपल, हमारी कंपनी का हमने एक ऐप डेवलप की, एक हेल्थ केयर सेंटर के लिए, जो चेन है, मतलब ऐसा हॉस्पिटल की चेन हो, खुद की 4 हॉस्पिटल्स, बड़ी बड़ी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। ओके, तो वहां पे वो हमने सजेस्ट किया कि आप एक ऐसी ऐप बनाओ जो आपके पेशेंट के फोन में भी रहेगी और हॉस्पिटल्स में भी रहेगी। मतलब आपके पास उसका एक्सेस रहेगा, दोनों के पास एक्सेस रहेगा। तो ऐसा नहीं होगा कि भाई पेशेंट को हर वक्त उनके हार्ड कॉपीज कैरी करके जाना पड़ेगा। पेशेंट जाके सिर्फ स्कैन करेगा, उसका पूरा डेटा डॉक्टर को मिल जाएगा। जब भी पेशेंट को देखना है, पेशेंट सिर्फ स्कैन करेगा, उसका पूरा डेटा उसको मिल जाएगा, पहले से लेके अभी तक। तो वो इतना बेनिफिशियल रहा है, क्योंकि काफी सारे पेरेंट्स के बच्चे, आज पेरेंट्स अकेले रहते हैं, काफी सारे बच्चे फॉरेन में रहते, कहीं रहते, तो पेरेंट्स के पास कभी कभार डॉक्यूमेंट कहाँ रहती है, क्या नहीं, मतलब पूरा हिस्ट्री रहेगा उसमें, पूरा हिस्ट्री रहेगा, और रिपोर्ट से लेके एवरीथिंग। मान लो मैंने 3 महीने पहले कोई रिपोर्ट कराई, फिर अभी पिछले 10 दिन में कराई, 5 दिन में कराई, वो सब रहेगा, सारे रिपोर्ट्स रहेंगे। तो वो इजीली अपने बच्चे फॉरेन बैठ के भी एसेस कर सकते हैं। काफी सारे बुजुर्ग हैं, उनको पता नहीं है स्कैन कैसे करूं, सारा डॉक्यूमेंट्स कैसे भेजूं, तो वो स्कैन करके सीधा इजीली अपने पेरेंट्स का एसेस कर सकते हैं। और डॉक्टर्स के लिए भी अच्छा है, उनको इजी टू अंडरस्टूड कि यार इसका हिस्ट्री क्या है, पेशेंट का कितना पुराना हिस्ट्री है। और मेन चीज कि कल उठ के आप सडनली कुछ हो जाता है, सपोज एक्सीडेंटली कुछ भी ले लो, तो उनकी हिस्ट्री के लिए बहुत इजी हो जाता है डॉक्यूमेंट्स ढूंढने की। That's a great innovation. Yes, तो ये है आईटी। तो ऐसे सारे सेक्टर्स में आईटी ने इम्पैक्ट किया ही। ये तो जस्ट आपको मैंने 2 सेक्टर्स बताए, फिनटेक सेक्टर्स और हेल्थकेयर सेक्टर्स। तो जैसे आप ब्लॉकचेन में भी इंटरेस्टेड हैं, सो ब्लॉकचेन को आसान भाषा में लोगों को कैसे समझा सकते हैं? ब्लॉकचेन जो है वो मेन तो आना क्यों जरूरी है वो मैं आपको बताऊं। ब्लॉकचेन इज द सेफेस्ट टेक्नोलॉजी नाउअडेज। देखो कोई भी टेक्नोलॉजी बनती है, कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है, उसके पीछे वेरी वेल जुगाड़ भी बन ही जाता है। बिल्कुल, ये तो रियलिटी है हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान की नहीं वर्ल्ड रियलिटी कि रोल बनते हैं, तोड़ने के रास्ते खोज लिए जाते हैं। तो तोड़ने के रास्ते तो बनने ही वाले हैं। बट ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आप ये सारी चीजें नहीं कर सकते। मींस अगर कुछ आपने बना दिया है तो उसका डिकॉर्ड कुछ ऐसा नहीं। Okay, perfect. So that is why the blockchain word came. Exactly, that is called blockchain. Block, कि आपने ब्लॉक कर दिया है, वो ब्लॉक कर दिया है, और पैरेलली सारे सेगमेंट्स में से अप्रूवल जाके ही ये होगा, बीच में कोई भी उसको चेंज नहीं कर सकता। अभी ये चीज अपने फूड इंडस्ट्री ले लो, वो सारी जगह पे भी बहुत इम्पैक्ट करेगी। हेल्थ केयर इंडस्ट्री ले लो, अभी अपने जो पेशेंट्स के डेटा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ब्लॉकचेन में वो डेटा चला गया तो उसके साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं कर सकता। अदरवाइज तो कुछ भी भेज दिया जा रहा है, तो इसीलिए ब्लॉकचेन जरूरी है। अभी आप
फूड इंडस्ट्री ले लो, सपोज मैं आपको बताऊं कि जो अपने गवर्नमेंट्स के यहाँ से फूड जाता है, सारी चीजें होती है, आपको भी पता है कि उसका कितना यूज प्रॉपरली कहाँ पे होता है और कितना मिसयूज होता है। इट्स अ रियलिटी। बट वो चीज को हम लोग पूरा ब्लॉकचेन पे डेवलप कर दे तो जो सारे बीच के ग्लिच है ना वो सारे हट जाए। परफेक्ट। आज नमाटेक के पास कितने क्लाइंट्स हैं? नमाटेक के पास एक्टिव क्लाइंट्स मेरे पास अभी 122। परफेक्ट। सो जब आप पहले क्लाइंट को अप्रोच करने के लिए गए थे, सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? और कौन से चैलेंजेस थे कि मैं क्या बताऊं इनको अबाउट योर बिजनेस? मैं है ना, पहले तो मेरा नेचर मैं आपको बताती हूँ कि कोई भी मेरे सामने बैठा है मैं कभी अनकंफर्टेबल फील नहीं करती। सो मतलब काइंड ऑफ वो तो एक अलग चीज हो गई। चैलेंज इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लेनिंग योर बिजनेस एंड टू यू गेट दैट डील डन। या एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्टली। अभी ब्लॉकचेन सबके लिए नया रहता है स्टार्टिंग में, अभी तो काफी लोगों को अंडरस्टैंड होने लगा है ब्लॉकचेन। पहले तो वो चीज बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं होती थी कि ब्लॉकचेन है क्या, वो वर्ड ही पूरा नया था। मतलब एक्चुअली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आई हुई है 2009 से। ओके 2009 में हमने व्हाट्सएप देखा था, व्हाट्सएप आया 2009। एग्जैक्टली, वो टाइम से ब्लॉकचेन भी आ चुका है। ओके बट किसी ने मतलब उसमें इंटरेस्ट भी नहीं लिया, तो किसी ने डेवलप भी नहीं किया है। अभी जाके ये ब्लॉकचेन वाली जो भी मतलब एक्टिव हुई है इंडस्ट्री, वो अभी हुई है लास्ट 2 to 3 years में। ओके, एंड दैट इज आफ्टर कोविड। आफ्टर कोविड, यस एग्जैक्टली। जब लोगों ने समझा डिजिटल का इम्पोर्टेंस समझा ना, तब जाके ये सारी चीजें और ज्यादा फास्ट इम्प्लीमेंट होने लगी। So you are from Gujarat, and we have a deeper connection to Gujarat कि पीएम साहब वहाँ से हैं। और एक गुजराती होने के नाते गुजराती दिमाग को आप समझ सकते हैं, क्योंकि जब से वो सत्ता में आए उन्होंने देश की, मैं कहता हूँ कि बिल्कुल चेंज ही कर दिया, सारी स्थिति चेंज कर दी है। टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा एडवांस हो गया है। 2 साल के तुरंत बाद उन्होंने नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन लेकर के आए थे, तो इससे ना देश की अर्थव्यवस्था पे बहुत गहरा असर उस टाइम पे हमें लगता था कि भाई पड़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देश आगे ही बढ़ा है, इकोनॉमी हमारी बढ़ ही गई है। आज हम कहाँ बैठे हैं, 4th नंबर की इकोनॉमी हो गई और बहुत जल्दी हम सरपास कर सकते हैं जो 3rd नंबर पे बैठा है। सो मैम, कितना चैलेंजिंग होता है आपका फर्स्ट क्लाइंट को लेकर के आना या फर्स्ट डील को क्रैक करना? देखो, आफ्टर ऑल सब ह्यूमन ही रहता है। कहीं पे आप फर्स्ट टाइम जाते हो तो सबको एक माइंड में डर तो रहता ही है, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, डील क्लोज होगी कि नहीं, वो सारी चीजें। बट उसके साथ खुद पे कॉन्फिडेंस भी रखो कि जो हम कर रहे हैं वो वर्क ही है। ऑलवेज बी पॉजिटिव रह के काम करो। मेरी जो फर्स्ट डील हुई थी दैट टाइम मुझे भी थोड़ा डर लगा था, कैसे होगा, क्लाइंट कैसे रहेगा, और वो मेरा बिग क्लाइंट था, काफी बड़ा क्लाइंट था। ओके, तो दे हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस। वो टाइम पे हम थोड़े फ्रेश हो जाते हैं उनके लिए, तो उनके टेक्निकल क्वेश्चंस थोड़े डिफरेंट रहते हैं। तो देखो, कभी भी ऐसा नहीं, नो वन इज परफेक्ट। मैं ऐसा मानती हूँ, नो वन इज परफेक्ट। कभी आप ऐसे जा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सामने के क्वेश्चंस आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, तो सीधा उनको बोलो गिव मी सम टाइम, आई विल गेट बैक टू। वो आपकी अच्छी इंप्रेशन जाएगी। उसे ऐसा नहीं कि भाई डर के आप पीछे हट जाओ, ऐसा कुछ कई बार क्या फिर नेगेटिव नहीं चला जाता कि यार ऑन स्पॉट ही शेयर करने आ रहा है? नहीं जाता। अच्छा, इट्स माय एक्सपीरियंस, आई डोंट नो अदर्स। ओके, बट आप जितना पॉजिटिवली और जितना ट्रूली आप जाओगे ना, देखो मैं एक बात बोलती हूँ, पब्लिक को ऐसा लगता है ना कि भाई हम ये फेक बता देंगे, ये कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा पॉसिबल नहीं है। सामने वाला आपसे काफी एक्सपीरियंस पर्सन है, वो आपको देखने से ही समझ जाएगा कि आप कितना ये, उससे बेटर जो है फैक्ट वो बता दो, तो वो शायद ज्यादा आपको इम्पैक्टफुल हो जाए। सो आज आपका बिजनेस ऑटोमेशन पे चल रहा है प्रॉपर, मतलब आपके बिना भी लोग काम निकाल पा रहे हैं, सेल्स हो रही है राइट नाउ। आई एम इन दिल्ली, ओके, क्योंकि मेरे बेटे के क्रिकेट का कोचिंग चल रहा है। मेरा बेटा मेरे लिए सबसे ऊपर है, उसको पहले मुझे देखना है, मेरे बिजनेस से भी ऊपर मेरा बेटा है। तो वो क्रिकेट में है, तो उसकी स्पेशल कोचिंग चल रही है, तो उसके साथ मैं दिल्ली में हूँ और मेरा बिजनेस चल ही रहा है। That's a wonderful thing, क्योंकि बिजनेस ऑटोमेशन पे लाने में लोगों को सालों लग जाते हैं to grow that even bigger. So coming back to a very important question, एक वुमेन होने के नाते आपने बहुत कुछ देखा होगा कि सोसाइटी जो है ना वो बहुत नैरो माइंडेड है, और वो एक औरत जब आगे बढ़ रही होती है ना तो बहुत सारे सवाल आते हैं, साथ देने से ज्यादा सवाल वहाँ पे दिए जाते हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ?
बहुत बार हुआ। So give me a few examples जिससे देखो मेरे बोथ साइड फैमिली में कोई भी बिजनेस में नहीं है, तो पहले तो मुझे फैमिली को ही बिजनेस अंडरस्टैंड करवाने में बहुत टाइम लग गया कि बिजनेस होता क्या, करना क्यों है। सबके वही क्वेश्चंस थे मेरे पे, प्रोफेसर हो क्यों जाना है बिजनेस में, इतनी अच्छी सैलरी है, प्रोफेसर है, सब कुछ है, क्यों करना, राइट। तो वो समझाने में मुझे बहुत टाइम लगे। बट मैं हमेशा इतना मानती हूँ कि कुछ ना करने से फेलियर हो जाने से बेटर है कुछ करके फेल हो जाओ, ये बेटर है। नहीं, वो मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाहता हूँ, जो सोसाइटी एक वुमेन्स को छोटा देखती है वो क्यों ऐसा है, आप क्या कहना चाहते हो उस पे? पहले से जो मेंटालिटी डेवलप हुई है ना, वो मेंटालिटी कोई हटाना ही नहीं चाहता, राइट। और रीजन क्या है, क्यों नहीं हटाना चाहते? रीजन तो यही होगा, मेन तो मैं आपको बोलूँ ना कि लेडीज खुद भी आगे नहीं आती, अपने एथिक्स के साथ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे आओ। कोई क्वेश्चन करेगा थोड़े टाइम के लिए करेगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो भी बंद हो जाएगा। लेकिन उनको तो ये सिखा दिया गया कि तुम्हें तो बोलना ही नहीं है, तुम्हारे एथिक्स ही है, अगर तुम नहीं बोलते हो तो तुम संस्कारी हो। ऐसा हो ही, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे घर में थोड़ा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, तो मेरे घर में मैं ऐसा मानती हूँ कि आप इतना घूंघट निकाल के बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, परफेक्ट उससे बेटर है आप जींस टी शर्ट में रह के बड़ों की रिस्पेक्ट करो, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, परफेक्ट। मैं लेडीज को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि रिस्पेक्ट घूंघट से, ना बोलने से नहीं होती, रिस्पेक्ट तो दिल से होती है, रिस्पेक्ट दिल से होती है, और आपका कैसा व्यवहार है उससे होती है, आपका व्यवहार कैसा है, आपकी केयरिंग क्या है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर निभाते हो कि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज एक मैं बिजनेस वूमन हूँ, बट मेरे घर के बाहर मैं बिजनेस वूमन हूँ। घर में जैसे मैं एंटर होती हूँ, एक घर की बहू हूँ, एक हस्बैंड की वाइफ हूँ, एक बच्चे की मदर। मैंने कभी मेरे प्रोफेशन को घर में एंटर नहीं होने दिया है। तो नाउ माय फैमिली इज आल्सो अंडरस्टैंड कि भाई वो उनकी जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारी प्रॉपर्ली निभा रही है, तो उनके ड्रीम है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम समझ गए कि भाई करना है, तो वो लेडीज को थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालना पड़ेगा। यहाँ तक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस पॉडकास्ट का मैं ये जानना चाहता हूँ, देखो कोई भी बिजनेस आपने एक आइडिया से बना दिया, उसको बड़ा बना दिया, बहुत बड़ा भी बना दिया, फिर बात आती है कि यार और ज्यादा बड़े लेवल पे एक्सपेंड करना। फॉर एग्जाम्पल, आप एक शहर में हैं, आप 2 में जाना चाहते हैं, आप 2 में हैं, आप 4 में जाना चाहते हैं, आप एक देश में हैं, आप दूसरे देश में जाना चाहते हैं, आपने ये सब तय कर लिया, आप इंडिया से फिर दुबई गए। जब आपने पहली बार सोचा कि यार क्यों इंडिया में तो हो गया, आप किसी दूसरे देश में देखते हैं, तो आपने दुबई चूज किया। वाई दुबई, और कैसे आया कि यार दूसरे देश में जाते हैं? दुबई नाउअडेज में आपको बताऊं कि आपको ग्लोबली प्रेजेंस होना है ना, तो दुबई इज द हब, ओके, एंड इट्स अ रियलिटी। आपको बिजनेस में ग्लोबली प्रेजेंस होना है ना, तो सारे सेक्टर्स, सारे जो कंपनीज के मतलब बोले ना ऑथराइज्ड पर्सन, वो आपको वहां पे मिल ही जाए, परफेक्ट, आपको बिजनेस को ग्रो करने के। देखो आज के युवा फर्स्ट स्टेप लेने से ही डरते हैं कि भाई हम स्टार्ट करें नहीं करें, क्या करें, सोच में मत बैठो, कुछ करके तो देखो। फियर ऑफ फेलियर बहुत है, तो वो निकाल के थोड़ा देखो। आपके सराउंडिंग पूरे टाइम अपॉर्चुनिटी रहती है, आप उसको ग्रैब कितना करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। परफेक्ट। अभी आपको मैं मेरा ही एग्जांपल दूं, अभी मेरा इंडिया में जब बिजनेस स्टार्ट हुआ, मुझे मेरे बिजनेस में सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाले मेरे हस्बैंड। आपको मैं बताऊं, मेरा बेटा बहुत छोटा 11 साल का है, बट वो मुझे इतना सपोर्ट करता है कि आप बिलीव नहीं करोगे। उसके बाद मेरे मॉम ले लो, मतलब मेरे मॉम है पढ़ने में बहुत कम पढ़े लिखे, बट स्टिल दे सपोर्ट, वेरी सपोर्टिव लेडी। बेटे के बारे में बात बोलूंगा, बेटा सपोर्टिव क्यों है? एक तो जो आपने उसके सामने किया है ना, जब वो ग्रो हो रहा था, उसने सारी चीजें ऑब्जर्व की। Exactly. दूसरा, वो क्रिकेट खेलता है। हाँ. क्रिकेट के अंदर सबसे खास बात ये है कि आप टीम बिल्डिंग के ऊपर जो है ना फोकस करते हैं। आपको समझ में आता है कि कोलैबोरेशन क्या है, आपको समझ में आता है कि इसकी जीत मेरी जीत है, तो वो समझता है वो सारी चीजें। एग्जैक्टली, इसी के लिए अभी मैं आपको बताऊं, यूके मेरे माइंड में भी कि मुझे यूके में बिजनेस स्टार्ट करनी, बट आपको विजन देखना है। अभी मैंने दुबई में जैसे ऑफिस स्टार्ट की, अभी इंडिया में मेरा अच्छा चल रहा है, दुबई में मेरा अभी काफी अच्छे लेवल पे हम लोग आ चुके हैं दुबई में भी। तो वन ऑफ माय गुड फ्रेंड इज इन यूके, ओके, प्रिंस। तो उन्होंने मुझे बोला कि वहां पे इतना अच्छा हो रहा है, यूके में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, व्हाई नॉट यूके।
जस्ट मैंने सोचना स्टार्ट किया, उन्होंने मुझे सजेशन दिया, मेरे फ्रेंड ने, मैंने सोचना स्टार्ट किया और रास्ते अपने आप खुलते गए। Then you are planning for UK also? In most probably September. Okay, and we also got to know कि आपका collaboration साउथ अफ्रीका में भी हुआ। Yes, already 3 दिन पहले ही मेरा फाइनल हुआ साउथ अफ्रीका से। Okay, so in the same domain you are working over there in AI, blockchain, yes, robotics and all? Yes, same. So अगर साउथ अफ्रीका में तो मैं आपको बताऊं ना कि वो लोग डिजिटली बहुत पीछे, बहुत ज्यादा। अफ्रीका में तो बहुत ही बुरा हाल है, बहुत ही एजुकेशन भी पीछे है, खाना पीना नहीं है, सारा डिजिटली तो वो लोग है ही नहीं, प्रेजेंस है ही नहीं, राइट। तो इसी के लिए मुझे वहां पे भी एंट्री करनी है। और एक मतलब दुबई में ही है जो मेरे साथ ही काम करते हैं, इज किबिली डब्बा। ओके, तो उन्हीं के साथ हम लोग प्रेजेंस हो रहे हैं। सो वहाँ लोग समझ पाएंगे इनिशियली बिकॉज़ एआई इज सुपर फास्ट। इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट हमें स्क्रैच से समझाना पड़ेगा। You need to build that. तो आप स्कूलों के लेवल से शुरू करने वाले हो या फिर स्कूलों से लेवल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सम हमारे टॉक्स गवर्नमेंट के साथ भी हुई, चल रही है कि हम लोग कैसे मतलब डिजिटली थोड़ा आगे बढ़े। तो ऑलरेडी जो मेरा कोलैबोरेशंस हुआ है कि बिल्डिंग के साथ, तो वो ऑलरेडी प्रेजेंस कर चुके हैं मतलब वहाँ। That's great. Yes, congratulations to you in advance for UK and South Africa. Thank you so You are a wonderful woman, entrepreneur की जो देश को आगे ले जाने की बात कर रही है, सोच रही है, and I heartily feel कि आप अच्छा करेंगे और इस देश को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। So one more question for my audience कि आजकल ना इंडिया के अंदर स्टार्टअप का कल्चर बहुत बढ़ गया है, हर दूसरा तीसरा आदमी स्टार्टअप करना चाहता है। तो जो नए लोग जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, एक नया बिजनेस बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखो, आपके पास जो आपकी आइडिया, वो आपके लिए बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है। उसके के ऊपर काम करो, प्रॉपरली काम करो, पहले उनके लिए थोड़ा नॉलेज लेके काम करो और प्रॉपरली एग्जीक्यूट करोगे, 100% आप सक्सेसफुल। स्टार्टअप में आपको क्या करना है, पहले कंपनी रजिस्ट्रेशन करो, स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं कि भाई किसी ने बोल दिया, किसी के सक्सेस के पीछे मत भागो, खुद के आइडियाज पे, खुद के स्टेप बाय स्टेप पे वर्कआउट करो, तब जाके आप सक्सेसफुल होगे। सबके बिजनेस डिफरेंट रहते हैं, सबके आइडियाज डिफरेंट रहते हैं, सबकी थिंकिंग डिफरेंट रहती है। तो व्हाट इज योर विजन, व्हाट इज योर थॉट्स, उसी के ऊपर काम करके आप करोगे, तभी सक्सेसफुल हो। सो एक रैपिड फायर हम यहाँ पे करते हैं। आपको क्या करना है, एक ही लाइन में आंसर देना, ठीक है, जो भी आपको लगता है। ओके, एज यू आर अ मदर, सो वन वर्ड फॉर मदरहुड। वन वर्ड फॉर मदरहुड। मदरहुड के लिए तो आपको मैं बताऊं ना, बच्चे के लिए, माँ के लिए बच्चा उनकी पूरी वर्ल्ड करती है। यस, फर्स्ट बिजनेस फेलियर का लेसन। इट्स मैं युवाओं को भी बताना चाहूंगी, इससे बहुत बड़ा लेसन मुझे मिला है। व्हेन आई वाज इन इवेंट इंडस्ट्री, मुझे बहुत बड़ा एक इवेंट में मतलब लास्ट टाइम पे मेरे स्पॉन्सर्स ऐसे मूव हो गए थे कि हमें नहीं करना है आपके साथ, बट मैंने सारी चीजें डिक्लेयर कर दी थी। तो उसमें मुझे काफी नुकसान हुआ था। तो वो टाइम पे जो मैं स्टेज पे थी, वहां से बैक आना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि बिजनेस का स्टार्टअप था, सब कुछ था। सो बट वो टाइम पे भी मैंने हार नहीं मानी। आई वांट टू डू, सो आई वांट टू डू। रोबोटिक्स या फैशन, कौन सा फील्ड टफर था आपके लिए? टफर तो कुछ भी नहीं था। दोनों में कंपैरिजन अगर करें तो देखो, दोनों की आइडेंटिटी बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ज्यादा। तो टफर मेरे लिए कुछ भी नहीं। वन वुमेन लीडर जो आपको इंस्पायर करती है? खुद आप। परफेक्ट। सो दुबई या इंडिया, बेटर बिजनेस कल्चर? देखो, मैं आपको बताना चाहूंगी, सारे कंट्रीज का कल्चर डिफरेंट है, सारे कंट्रीज का वर्क कल्चर भी डिफरेंट है, सारी चीजें बहुत डिफरेंट है। तो उसी के अकॉर्डिंगली हम डिजाइन करेंगे अपना वर्क, तभी जाके हम सक्सेसफुल हो पाए, अदरवाइज दैट इज नॉट पॉसिबल। सो कंट्री टू कंट्री, स्टेट टू स्टेट, वी हैव टू मॉडिफाई। ओके, बट दुबई में शायद लोग इसलिए भी जाते हैं क्योंकि दुबई में टैक्सेशन थोड़ा कम है। या जीरो टैक्स है। सो दैट वाज द पर्पस बिहाइंड दुबई? नहीं, दुबई का खुद का मोटो ऐसा है कि उनको ग्रो करना, मतलब ऐसे ग्लोबली प्रेजेंस बनाना है, वो सारी चीजें, इसी के लिए वो लोग सपोर्ट करते हैं बिजनेस को। एंड व्हाट डू यू फील कि इंडिया के अंदर जो टैक्सेशन है, दैट डज हेल्प बोस्टिंग इंडियाज इकोनॉमी?
It's a slightly complicated question, but you have to answer. Being a woman entrepreneur, you need to answer this. देखो अपने इंडिया में मतलब ऑलरेडी इतने ग्लिचेस है ना, उसको कवर अप करना थोड़ा टाइम मेकिंग तो है, मतलब टाइम तो लग भी जाएगा। और कुछ भी चीज रिपेयर करने के लिए मन नहीं सकता। When you enter in a business, तो ऐसा होता है कि आपको केवल शायद एक आइडिया की समझ होती है, फिर आप सोचते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है। तो आप पहले स्ट्रगल के फेज में होते हैं, फिर सर्वाइवल में जाते हैं, फिर और भी बहुत सारे फेजेस इस बिजनेस के होते हैं। तो आपने जब बिजनेस को समझना शुरू किया कि आपको लगता था कि यार केवल बिजनेस बनाने में मुझे आइडिया के ऊपर काम नहीं करना है, आपको टीम भी बनानी होगी, आपको सिस्टम्स भी बनाने होंगे, आपको प्रोसेसेस भी बनाने होंगे, आपको टैक्सेशन समझना होगा, आपको सीए का थोड़ा नॉलेज होना होगा, आपको बैंकिंग फाइनेंस सब कुछ समझना होगा। सो हाउ चैलेंजिंग वाज दैट फॉर यू? यस एग्जैक्टली, इट्स अ बिग चैलेंज। इनिशियल जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो आपके पास आइडिया के अलावा कुछ नहीं होता। यस राइट, मनी भी इतना नहीं रहता है, आइडिया ही रहता है सिर्फ, जिसको आपको पूरा ग्रो करना है। बट यस, मैं इतना मान सकती हूँ कि ह्यूमन माइंडसेट ऐसा है कि आप जो एक बार सोच लो या ठान लो ना, आप कुछ भी कर सकते हो। परफेक्ट। ऐसा है, हर एक चीज में आपको डीपली नहीं जाना है, सिर्फ ओवरव्यू सीखना। नो वन इज परफेक्ट। आप ऐसे समझोगे कि भाई हम लोग मगर को बोलेंगे कि पेड़ पे चढ़ के दिखा दे, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो हाउ डज इट फील कि एक कंपनी के जो आइडिया से शुरुआत हुई आज वो करोड़ों का टर्नओवर कर रही है, तो कैसा लगता है अंदर से? मतलब ये सफलता लगती है या फिर ड्रिवन हो अभी? नहीं, देखो कंप्लीट कुछ भी नहीं लगता है। और आज ऐसे स्टेज पे आ चुके हैं, इतने मैच्योर फेज पे आ चुके हैं, काफी लोग हमसे बहुत ही सक्सेसफुल हैं। Okay, so still there is a vision कि वहाँ जाना है। Yes, exactly. Vision कभी 100% फुलफिल तो होगा ही नहीं। It's a human nature. हाँ, कि यहाँ तक पहुँचोगे तो आगे का भी सोचना होगा। Okay, perfect. Thank you so much, मेघना जी, आपने अपना समय दिया और you have answered all the questions very beautifully. बहुत शानदार तरीके से आपने जवाब दिए। One thing जो मुझे आपके अंदर लगी, which hits me, कि आप बहुत ज्यादा विजनरी, और वो चीज आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं है कि आज हमने इतना कर लिया तो हमने इस वजह से कर लिया। स्टिल यू आर ड्रिवन, पर्पस ड्रिवन, और बहुत डाउन टू अर्थ है। सो गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। दोस्तों, पॉडकास्ट के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ से बहुत कुछ सीखा होगा कि कैसे एक मदर होते हुए और एक हाउसवाइफ होते हुए भी एक बिजनेस किया जा सकता है और उसको करोड़ों के टर्नओवर तक ले जाया जा सकता है। हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे। सुधा मूर्ति का आपने नाम सुना है, किरण मजूमदार शाह का आपने नाम सुना है। उन्होंने एक वुमेन होने के नाते इतना कुछ देखा, समझा, समाज की बहुत सारी बातें सुनी, ताने सुने, और बहुत कुछ अपने परिवार से भी सुनने को उनको मिला। बट स्टिल उन्होंने वो करके दिखाया जो शायद बाकी लोग नहीं कर पाए। अगर आप एक वुमेन है और आपको लगता है कि आपके अपने सपने जिंदा है और उनको जिंदा आप रखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसी स्टोरीज आपके लिए बहुत इंस्पिरेशनल हो सकती है।